तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ तीसरे टॉपिक के अंतर्गत प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र। तो प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र, और हम लोग पढ़ेंगे कि पहले नोट्स पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो देखते हैं कि आप लोग पढ़ के कितना कर पाते हैं। तो पर्यावरण विभिन्न जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना है। हम लोग देखो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है, अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर क्या बना है, पर्यावरण। और ये आपस में क्या करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतरक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है। तो अंतरक्रिया किस रूप में होती है, चक्रीय स्वरूप में। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये चक्रीय स्वरूप को हल्के मत लीजिएगा, ये अंतरक्रिया का स्वरूप पूछ लेगी। ठीक है, तो उसमें आपको कई कई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, हो सकता है आगे पूछा ना भी जाए। ठीक है, अर्थात तत्वों तत्वों का चक्रण के रूप में एक दूसरे से रूप से होता है। ठीक है, चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि रूप से दिखाई देता है। तो अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा क्या है, फिर धरण, हमने सतत पोषणीय विकास पढ़ा। तो अब हम लोग पर्यावरण में ये चीज देखने वाले हैं कि जो अंतरक्रिया होती है ये कैसे होती है। ठीक है, तो इसका चक्रीय स्वरूप कैसे होता है। तो जल चक्र, कार्बन चक्र हो, कार्बन चक्र, जल चक्र। ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, जलमुखी ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। तो देखो कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है, तो जब कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है तब पहुंचती है। जीवधारी जब श्वसन करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होते हैं तब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है। और जब जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन क्या, पेट्रोल डीजल, ये सब हम लोग जलाते हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचती है, आसमान में पहुंचती है। ठीक है, फिर स्वयं पोषित, स्वयं पोषित क्या होता है, स्वयं पोषित जो पौधे अपने आप भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो ये कार्बन चक्र कैसे चल रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, हमने सांस ली, मतलब छोड़ी। ठीक है, उसके बाद में हमने धुआं किया, मतलब आपके जो ये जीवाश्म ईंधन इनको जलाया, तो ये वायुमंडल में क्या चली गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। तो वायुमंडल में अब जाना हुआ, अब देखो आएगी कैसे। तो देखो क्या हुआ, स्वयंपोषी जो पौधे हैं उन्होंने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली वायुमंडल से, अब वो अपना भोजन बना रहे हैं। तो कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, यानी आकाश में, यानी वायु में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने भी नहीं देती है, और कम भी नहीं होने देती है, और ज्यादा भी नहीं होने देती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन चक्र, देख लेते हैं क्या करता है कार्बन चक्र। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ऊपर गई है और कैसे वो नीचे आती है, तो वो संतुलन कैसे बने रहता है वो हमें देखना है। ठीक है, हम लोग बहुत सरल भाषा में पढ़ रहे हैं, गाँव की भाषा में पढ़ रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो कार्बन डाई उपस्थित कहाँ है, वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित है। तो देखो अब देखो क्या होती है कि शोषण जब तथा विघटन द्वारा ये क्या करती है, जैसे मतलब हमने शोषण किया, ठीक है, तो ये वायुमंडल में चली गई। ठीक है, विघटन किया मतलब जैसे हमने कार्बनिक पदार्थों को जलाया, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ठीक है, और जो आपके पेट्रोल डीजल जब हम लोग जलाते हैं तो ये धुआं के रूप में ऊपर चला गया, तो ये विघटन हुआ, तो कार्बनिक यौगिक जंतु। ठीक है, अब क्या होगा, ये नीचे कैसे आएगा, पेड़ों ने भाई अपना खाना बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और इन्होंने क्या कर दिए, कार्बनिक यौगिक पादप बनाया, ये जो है। ठीक है, मतलब भोजन बनाया अपना, वही भोजन हम लोग पौधों से खाते नहीं। ठीक, फिर कार्बोनेट पानी के रूप में, जैसे क्या होता है कई बार बारिश के साथ में कार्बन जो होता है घुल के आ जाता है कार्बोनेट के रूप में, तो ये बन जाता है चूना पत्थर, कोयला, ठीक, पेट्रोलियम, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, सल्की। तो इस तरीके से क्या होता है, चक्र चलता है। ठीक है, तो इसी को कार्बन चक्र कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति में कार्बन चक्र। ठीक है, अब देखो हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत भारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। मूल रूप में कब पाया जाता है, अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन है मूल रूप में किसमें पाया जाता है, कार्बन तथा कार्बन जो है आपका मूल रूप से, सॉरी दोस्तों मैं पेन ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था बोलने में। ठीक है, तो मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरा के रूप में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो है किस रूप में, मूल रूप में, उसका मूल रूप क्या है, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, तो यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा भैया, एक कथन ये है कि ये मूल रूप में किस रूप में होता है, मूल रूप मतलब ओरिजिनल कते को कार्बन, तो ग्रेफाइट और हीरा के रूप में। और यौगिक, यौगिक के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिले होते हैं ना, CO2। ठीक है, तो कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जल की तरह कार्बन में भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है, जल चक्रण होता है ना, वाष्पित हुआ फिर बारिश हुआ, तो ठीक है। वही दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र में सबसे, अब आप सोच रहे होंगे कि जल चक्र में सौर विकिरण की क्या भूमिका होती है। भाई जल कहाँ है, समुद्र में है, खूब तेज गर्मी हुई वाष्पित हो गया, भाई गर्मी नहीं होती तो क्या वाष्पित होता, ऊपर गया ठंडा हुआ, ठंडा होकर बरस गया। ठीक, तो भाई जब वाष्पित ही नहीं होता, यानी सूर्य की गर्मी नहीं बढ़ती, ऊपर जाता ही नहीं, तो बारिश कैसे ऊपर से नीचे आती। ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर ठंडा होगा, संघनन की प्रक्रिया द्वारा नीचे बरस जाएगा। तो
सौर विकिरण जल क्रिया को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। ठीक है, अरे इतना तो आप लोग समझदार हैं, कितना पढ़ के आए हैं आप लोग, हम ही जानते हैं। इंटर, हाई स्कूल, बीए, ग्रेजुएशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हैं, कितनी किताबें पढ़ के आए हैं, और आपको वाष्पीकरण पढ़ाना पड़े, सौर ऊर्जा पढ़ाना पड़े, तो यार हद है फिर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग बहुत समझदार हैं। बच्चे थोड़ी ना है, कहता 6 वाली किताबें थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ये वाष्पीकरण, संघनन और ये सब पढ़ के आए हो। ठीक है, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा निर्धारित होती है। ठीक है, ठीक, कैसे निर्धारित होती है नमी? कैसे भाई, जब सूर्य की किरण तेज होगी, वाष्पित होगा, तब नमी बढ़ेगी ना। गर्मियों में नमी सबसे ज्यादा होती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ठीक है, सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण। ठीक, जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियां दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्नलिखित से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये एक जल है भूमि में, ठीक है, और ये नदी समुद्र का जो जल है, ठीक है, ये अब क्या हुआ, सूर्य की किरणें लगी, तो ये जल वाष्पीकरण हो गया, कहाँ पहुंच गया, बादल में। यहाँ कम तापमान होता है और ये क्या हुआ, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो भारी हो गया और नीचे आके बरस गया। ठीक, पेड़ क्या करते हैं भाई, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पत्तियों से भी भाई हम लोग सांस लेते हैं ना, उसमें भी देखो आप करो शीशे के सामने तो क्या होता है, तो एकदम से बूंदी जैसे गीला गीला शीशा हो जाता है ना, ठंडियों में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये संघनित जल होता है, ये भी देखो पहाड़ पर्वतों पे बर्फ के रूप में आ जाता है, ओले के रूप में आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से भूमि में आ जाता है, तो ये जल चक्र है। ठीक है, जगह भूमि से जल निकाला, हम लोगों ने पिया, ये नदी में गया, नदी से समुद्र गया, समुद्र से वाष्पित हुआ, बादलों में चला गया, बादलों से संघनित होकर बरस गया, फिर क्या हुआ, पौधे होते हैं जल से भूमि लेते हैं, मतलब भूमि से जल लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन से जल होता है, फिर इन्वायरमेंट में जाता है, फिर काम में संघनित होकर बर्फ ओला के रूप में आके पहाड़ों से दरारों से होते हुए फिर जमीन भूमि में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को क्या कहा गया है, जल चक्र। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल चक्र से संबंधित प्रश्न आज ही लगाते हैं भाई। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है, जल्दी काम शैतानों का होता है, और हम लोग स्टूडेंट है भाई। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल चक्र में पौधों की वृद्धि में सहायक होता है भाई, पौधों की वृद्धि में, जैसे पौधों की वृद्धि में भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं, भूमि में उपस्थित मूल रोमों द्वारा जलों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जैसे अब क्या हुआ, पौधे हैं, अपने पौधे जमीन खुद के लगा दिया, और कई बार क्या होता है, पौधे जमीन में लगा दे तो चलते नहीं, जानते क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि क्या होता है, मूल रूम जो होते हैं, जो जड़ों से पानी को मतलब भूमि से खींचते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पौधे सूख जाते हैं। लेकिन जिन पौधों के मूल रोम जो होते हैं, मूल रोम वो अच्छे से नष्ट नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भूमि से जल ले लेते हैं और पौधे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सोल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, मूल रोमों द्वारा ही मतलब पौधे जो है भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम कोश का भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, देखो ये ध्यान रखो, मूल रोम बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, इनके साथ कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। अब पेक्टिन क्या होता है, ध्यान रखिए, जो चीज नहीं आ रही है आपको हम पेक्टिन याद दिलाते चलेंगे। पेक्टिन के कारण ही मुर्गों मृदा से चिपके रहते हैं। ठीक है, पेक्टिन के कारण, तो देखिए कथन है भैया, पेक्टिन क्या होगा, पेक्टिन एक ऐसा है जो मूल रोमों को मृदा से चिपकाए रखता है। ठीक है, मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला, ठीक है, परमीबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। तो पारगम्य, ये भी भैया कथन याद रखते हैं, एक तो चिपकाए रखता है और इसकी कोशिका जो होती है भित्ति पारगम्य कला। ठीक है, ये भैया बायोलॉजी का शब्द है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पारगम्य कला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मूल रोम द्वारा जल का अंतः शोषण नहीं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। देखो ये नीचे क्या होती है, कम सांद्रता होती है, और मृदा विलयन में जल, और ये कम प्रसरण दाब होता है, और अंतः शोषण होता है रूम रूप रिक्तिका रस का अधिक सांद्रता मूल रोम और अधिक प्रसरण दाब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सब समझ में आएगा अभी। ठीक है, फिर प्रश्न भी हम लोग लगाएंगे, सब लोग देखते हैं कौन कितना कितना है। आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, 14 गेरम 2 बार। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा एक धारण या एक कारण यह भी है, खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यही शीघ्र जल अधिक खेतों में सिंचाई नहीं होती है, तो मृदा विलयन की क्षमता अधिक हो जाती है। अब देखो ये देखना क्या है कि खेतों में उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर का उपयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है, तो जैसे मान लो आपने ये खेत है, तो आपने इस खेत में खूब जल्दी जल्दी का फर्टिलाइजर डाल दिया, और आपने यदि सिंचाई तुरंत नहीं की, तो क्या होगा, क्या होगा इससे बताओ, तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, मृदा विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और इससे जड़ के मूल रोमों का अवशोषण कठिन हो जाता है। भाई आपने खाद डाल दी खेत में, पानी लगाया नहीं, तो वो खाद जो होगी वो एकदम तरल पदार्थ छोड़ेगी, और वो क्या होगी, वहां पर जम जाएगी, और जम जाएगी तो मूल रोप जो होंगे उनकी सांद्रता, उनकी मतलब मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो पौधे जो होंगे वो जल ले ही नहीं पाएंगे, वहां पर ऊसर बन जाएगा। तो इसलिए वहां तुरंत पानी लगाना जरूरी है, ताकि वो सब जगह फैल जाए। ठीक है,
और पौधे इससे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उल्लेखनीय जल अवशोषण प्राय भूमि जल के, देखो जल अवशोषण प्राय भूमि जल अवशोषण मृदा के तापमान, मृदा की विलयन सांद्रता, मृदा की वायु जैव कारकों पर निर्भर करता है। तो ठीक है, अब जैसे तुम गेहूं के बोए हो तो गेहूं अपने जड़ों से पानी भूमि से किस कारणों से खींच पाएगा, देखो मृदा का तापमान क्या है, मृदा का विलयन सांद्रता क्या है, मृदा की वायु सॉइल कैसी है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान करेंगी करती हैं कि वो पानी ले पाएगा, जमीन से नहीं ले पाएगा। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल जल चक्र द्वारा पर्यावरण में आसनी भूमिका को निभाता है। तो जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, जल जमीन से ऊपर कैसे आएगा, ये निर्भर करेगा क्या, मृदा के तापमान पे, मृदा की विलयन सांद्रता पे, ठीक है, और सॉइल एयर, ठीक है। तो और उनके मूल रूम, अब मूल रूम में भी ध्यान रखिएगा, जब भैया खाद डाला तुरंत पानी लगाना दिया, आप लोग खेती वेती करते हैं किसान विसान है, पापा को बता देना कि खाद डालने कोई फायदा नहीं है यदि आपने तुरंत खाद लगा के पानी नहीं डाला, ठीक है, सांद्रता बढ़ गई। हेलो दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। पहला प्रश्न हम लोग लगाते हैं कि निम्नलिखित से विचार कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपमेय कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, छोड़ती हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो जो आपका है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, O2 मुक्त होती है, ना कि CO2। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ना कि छोड़ी जाती है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी आपके 2, 3 और ज्वालामुखी क्रियाएं ये क्या होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न 3 लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया और जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधोलिखित में पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा नहीं बढ़ती है। तो देखो श्वसन में नहीं, जिसमें से बढ़ती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में इसका सही उत्तर बी ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसमें घटती है, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया क्या, बी। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो जल चक्र में, इसकी जल चक्र में, तो इसका उत्तर होगा सी। तो जल चक्र में सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर विकिरण जल चक्र को संचालित करता है, चलित करता है, जल जल का वाष्पीकरण करता है और विकिरण द्वारा बर्फ जल में द्रवित होता है और जल हाइड्रोस्फीयर जल विभिन्न गतिविधियां दर्शाता है। ठीक है, तो जो सौर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपकी हवा के दबाव पर, वायुमंडलीय नमी पर, जल चक्र पर और तापमान पर। तो सही इसका उत्तर होगा तापक्रम पे। तो इसका सही उत्तर ये होगा वायुमंडल की नमी पर। क्या होगा, वायुमंडल की नमी पर। और ध्यान रखिएगा, देखो मात्रा पूछी गई, क्या पूछी गई है, मात्रा। और क्वेश्चन क्या होता है, ये कारण देखो सब है वर्षा कराने के, लेकिन क्या होगा, मात्रा किस पे निर्भर करती है भाई। अब जहाँ जितना, अब हवा जहाँ जितना दबाव ज्यादा हो कम हो, उससे क्या मतलब, मात्रा ज्यादा होगी ना, तभी तो ज्यादा बारिश होगी, नमी की मात्रा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका प्रश्न लगाएंगे अभी। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, देखो मैंने पढ़ाया था, आप बताइए हमको। ठीक है, नई मिट्टी के इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिकांश मूलरूप नई मिट्टी के साथ अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोध के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं और प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सही उत्तर इसका सी होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पौधे क्या होते हैं, तुरंत आप एक अच्छा पौधा जमीन से खोदिए और दूसरी जगह लगाइए, पौधा मुरझा जाएगा, चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसके मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, और बस ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।